हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। वेलकम बैक टू दी चैनल 6 to 10 एंड दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो इन क्लास 10th सीरीज, जिसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. And before starting the chapter, I would like to request you all to please do subscribe the channel and please do like, share the video. This would be really very helpful for us. So, shall we start? Yeah. आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो सबसे पहले इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास ना जो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं ऑन अर्थ. ठीक है, इन आवर सराउंडिंग्स कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं. जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनको हमारी जो साइंस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. कौन से टू पार्ट्स में? लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, अब लिविंग कौन से होते हैं? लिविंग मीन्स के जो जिंदा हैं कौन से होते हैं? ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें कुछ फीचर्स जो है वो शो करते हैं. कौन से फीचर्स शो करते हैं? मीन्स दैट दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स, वो मूव कर सकते हैं. दे नीड एयर, फूड एंड वाटर. जिंदा रहने के लिए उन्हें कुछ ज़रूरतें चाहिए होती हैं. ठीक है, वो ग्रो करते हैं, वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो भी उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो बाहर निकालते हैं. सबसे बड़ी बात, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के. ठीक है, अब नॉन लिविंग कौन से हो जाएंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो हो जाएंगे जो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्टोन. ठीक है, स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग. इट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, or we can say it doesn't show any type of movement, है ना. we will have to move it by applying some force from outside. हमें खुद से कोई फोर्स इस पे लगानी पड़ेगी ताकि वो हम उसकी कुछ ना कुछ मूवमेंट शो कर पाए. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नॉन लिविंग, जैसे हमारा टेबल, सोफा, है ना, सच थिंग्स. अब इनमें से देखो, ये चीजें जो नॉन लिविंग है ये मूव भी नहीं करती हैं, इन्हें कुछ भी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है. उसके बाद दे कैन ग्रो, रिस्पायर, एक्सक्रीट, रिप्रोड्यूस. ये सारी चीजें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये नॉन लिविंग जो है वो शो नहीं करते हैं. ओके, अब हम लिविंग की बात कर रहे हैं कि जो लिविंग है हमारे पास वो हमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. तो वो जो इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स हमें शो करते हैं उनके लिए इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन प्रोसेसेस. तो ऐसे प्रोसेसेस जिनकी हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. मीन्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस. अपनी बॉडी में वो कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं टू कीप देमसेल्व्स अलाइव, ताकि वो जिंदा रह सके. दीज बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. वो क्रियाएं जिनकी हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रख सकता है उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. और हमारे एग्जाम्पल्स कौन से हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस? दीज आर सम ऑफ दीज. सबसे पहले है न्यूट्रिशन, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं. सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस को होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज एनर्जी. किसी भी लाइफ प्रोसेस के होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी एक्टिविटी तभी होगी ना जब उसमें फ्यूल होगा. सो वो फ्यूल क्या चीज एक्ट करती है? दैट इज आवर फूड. ओके, सो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी. अगर हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो हमारी जो बॉडी है वो अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकेगी. ओके, जो ये एनर्जी है ये नहीं है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ तभी हमें ये एनर्जी चाहिए. नो, जब हम सो भी रहे होते हैं उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. रीजन बिहाइंड अगर हम देखें, हमारा जो हार्ट है इट बीट्स नॉन स्टॉप इवन व्हेन वी आर asleep, है ना, बट स्टिल हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए. उस जो बीटिंग ऑफ हार्ट है उसके लिए एनर्जी चाहिए ताकि वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई जो है ब्लड की वो हमारी बॉडी को
देता रहे, ठीक है। और अब जो ये एनर्जी है ये आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है हमारी फूड से। Okay, the energy required by an organism comes from the food that the organism eats. Thus, food is the basic requirement of all the living organisms for obtaining energy. अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक, हम जो खाना अंदर लेके जा रहे हैं, एंड उस खाने को हम जो ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे वो यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो खाने को अंदर लेके जाना और उसको यूटिलाइजेशन करना, दैट इज न्यूट्रिशन। एंड देन द लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, दैट इज रेस्पिरेशन। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वी हैव न्यूट्रिशन। जो हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो फूड की इनटेक करता है, खाना अंदर लेके जाता है, और खाने से उसको बेसिकली क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है ताकि उसे एनर्जी मिल सके, और उस एनर्जी की हमारी बॉडी जो है यूसेज करती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, पंपिंग ऑफ हार्ट, हमारी मूवमेंट, हमारी रेस्पिरेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। सारी एक्टिविटीज में वो हमारी एनर्जी जो है वो यूज होती है। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए? वो हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। नेक्स्ट वी हैव मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इट मीन्स कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो कौन से मेथड से जो अपना फूड है वो ऑब्टेन करता है। ओके, सो द ऑल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड इन द सेम वे। सभी ऑर्गेनिजम्स का खाना लेने का जो वे है, मेथड है, वो अलग अलग है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे जो है वो खाना लेता है। अगर हम देखें इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनिजम्स डिफर इन देयर मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मींस इट डिपेंड्स कि वो कैसे खाना ले रहा है। तो इस पे हमारा जो न्यूट्रिशन है उसके कौन से मूड्स बनते हैं? ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। तो हमारे ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। इनके बारे में बढ़ते हैं, हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन से हैं, मींस जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले वी हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम देखें, सबसे पहले वी हैव वर्ड ऑटो। ऑटो मीन्स जो काम खुद हो। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना जो खाना है वो खुद बनाएगा। मीन्स द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सिंपल मटेरियल्स का वो यूज करेगा, जैसे कि CO2 एंड वाटर जो उसकी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अपना खाना वो खुद बनाएगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है? हमारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट इज वी हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बनाता है, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है फॉर इट्स फूड। In this nutrition, the organism cannot make its own food from simple inorganic materials and depends on the other organisms for its food. Like animals, bacteria, fungi, है ना, ये खुद तो खाना बनाते नहीं है। अगर हम डियर की बात करें तो वो खुद खाना तो बनाता नहीं है, वो अपना खाना कहाँ से लेता है? वो सीधा प्लांट्स को ईट करता है ना। तो ये कौन सा मोड हो गया? हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हो गए हम उनको क्या बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे हेटरोट्रॉफ्स। अब हमारा जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी हमारा 3 टाइप्स का है। मींस के जो एक ऑर्गेनिज्म है वो 3 टाइप से, 3 मोड से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना ले सकता है। कौन सा? वी हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिज्म, एंड पैरासिटिज्म या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमारे पास सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन।
Saprophytic nutrition जो होता है, it is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread etc. Means that जो organism होगा वो जो भी dead गल जो भी हमारे डेड प्लांट्स डेड एनिमल्स होंगे और वो जो गल सड़ रहे होंगे उनके ऊपर से जो अपना खाना लेते हैं वो होते हैं हमारे saprophytic organisms or we can say saprophytes. Okay, so the saprophytes क्या करते हैं, they break down the complex organic molecules. जो complex organic molecules present होते हैं हमारी जो बॉडी में उनको वो break down कर देते हैं और उनको simpler substances में convert कर देते हैं और जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं उनको फिर जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज देयर फूड. ठीक है, तो हमारी बॉडी पे ये वर्कआउट करते हैं, जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको कम्प्लेक्स टू सिंपल जाते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उस सिंपलर फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज देयर फूड. ये होता है इनमें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ओके, एग्जाम्पल वी हैव इज मशरूम. ठीक है, और हमारी जो ब्रेड होती है उस पे जो फंगस लग जाती है. नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होती है ये ना वो वाली न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना जो है वो डिराइव करता है विदाउट किलिंग इट, उसको बिना मारे. ये ना यहाँ पे विद लिखा है, इट्स नॉट विद, इट्स विदाउट. Okay, so parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organisms without killing it. Okay, अब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है वो हो गया हमारा पैरासाइट और जिस पे फीड कर रहा है उसको हम बोलते हैं होस्ट. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स है हमारे पास जैसे कैस्केटा. कैस्केटा को हम इन लेमन लैंग्वेज अमरवेल भी बोलते हैं. अगर ये किसी ट्री पे चढ़ जाए तो जिस ट्री पे वो जा रही है वो थोड़ा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा और ये अपनी ग्रोथ करती रहती है. ठीक है, ये हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. या फिर जो हमारे ये टिक्स होते हैं, ठीक है, बेड बग्स होते हैं, ये कुछ एनिमल्स में लग जाते हैं, ये हमारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, लीचीज होती हैं. ठीक है, ये सारे पैरासाइट्स ही हैं. ओके, और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ना ये यूजुअली जो हमारा होस्ट होता है ना उसको हार्म करते हैं. मींस ये होस्ट के साथ एक कोऑर्डिनेशन में नहीं रहते हैं, ये उसको हार्म ही करते हैं, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है. और इसी वजह से जो भी हमारी डिजीज होती हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स की डिजीज होगी या हमारी क्रॉप्स की डिजीज होगी, वो सारी पैरासाइटिक ही होती है. मींस वो पैरासाइट से ही होती है. नेक्स्ट वी हैव हॉलोजोइक न्यूट्रिशन. हॉलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? हॉलोजोइक न्यूट्रिशन मींस फीडिंग ऑन सॉलिड फूड. जैसे कि आप कोई प्लांट प्रोडक्ट ईट कर रहे हो या एनिमल प्रोडक्ट ईट कर रहे हो. ठीक है, मोस्टली जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में क्या लेके जाते हैं? सॉलिड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. और फिर हम अपने अंदर खाना लेके जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. और फिर जो हमारा इंजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है. फिर हमारी जो बॉडी सेल्स होते हैं वहाँ पे वो एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या अनडाइजेस्टेड होते हैं वो हमारे एक्सपेल आउट हो जाते हैं. ये सारा होता है हमारा प्रोसेस हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में. We can say that in holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex food materials into its body by the process of ingestion, and the ingested food is digested and then absorbed into the body cells of organisms. अब अगर हम देखें तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है ह्यूमन बींग्स का हमारा कौन सा है? हमारा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है. ह्यूमन बींग्स, अमीबा, एनिमल्स, ठीक है, हमारा हम सभी का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है. अब नेक्स्ट है, हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है. हमने देखा कि वो ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो उनमें उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए ना, उनको भी एनर्जी चाहिए. अगर उन्होंने खाना बनाना है, सारा कुछ करना है, इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी है, तो उसके लिए उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? उसके लिए अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए मीन्स उन्हें भी फूड चाहिए जिस फूड से उन्हें एनर्जी मिल सके.
ठीक है. Just like other organisms, plants also require food which can supply energy to them so that they can perform various मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब एनिमल्स की तरह प्लांट्स का ये तो है नहीं कि वो वन प्लेस टू अनदर मूव कर जाएं फॉर सर्च ऑफ देयर फूड, है ना. उनको जस्ट एक ही प्लेस पे स्टैंड स्टिल करना है और अपना खाना बनाना है. और ऊपर से जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड. अब कौन सा प्रोसेस वो यूज करते हैं? वो जो प्रोसेस यूज करते हैं वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटो मीन्स लाइट. फोटो मीन्स लाइट. synthesis means to build. सो बिल्डिंग अप बाय लाइट. इट मीन्स के जो हमारे प्लांट्स हैं वो सनलाइट एनर्जी को यूज करते हैं. सनलाइट एनर्जी को वो यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से वो अपना खाना जो है वो बनाते हैं. लेकिन उसके लिए एसेंशियल कंडीशन ये है कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होना चाहिए. सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर. ये होगी इनकी रिक्वायरमेंट्स. बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट को वो यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस. सो अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में होता ये है कि सबसे पहले जो हमारा क्लोरोफिल है प्लांट में, ग्रीन पिगमेंट. क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है कि जो प्लांट में ग्रीन कलर का हमें कलर उनका दिखता है, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है तो उसका जो कलर है लीव्स का वो ग्रीन नहीं होगा. ठीक है. सो क्लोरोफिल इसलिए एसेंशियल होता है कि ये जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है. सबसे पहले हमारा जो एसेंशियल कंपोनेंट हो गया वो हो गया क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का क्या काम है कि वो जो सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. ओके. उसके बाद क्या होगा हमारा फ्रॉम सॉइल. अब हम जो पानी डालते हैं पौधों को, ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी फ्रॉम सॉइल टू स्टेम. सेकेंड थिंग, ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी. थर्ड इज जो लाइट एनर्जी आई है वो अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. कैसे? और जो हमारा वाटर है वो स्प्लिट अप हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो लाइट एनर्जी आई थी, सनलाइट आई थी, उसने क्या किया, जो वाटर था हमारा सॉइल टू स्टेम गया था उसको उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर दिया, स्प्लिट कर दिया. अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. ठीक है. उसने इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट अप कर दिया. ठीक है. अब हमारे पास दो चीजें होगी. नेक्स्ट क्या हुआ, जो हमारा स्टोमेटा था, लीव्स थे, वहां से रेस्पिरेशन हुई और जो ऑक्सीजन गैस थी, आई एम सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो भी प्लांट्स ने इनहेल कर ली. अब उस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी उसने आके क्या किया, उसने आके ये किया कि उसने इस हाइड्रोजन से कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए. अब कैसे बनाए? जो ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी. ओके. तो इसकी जो रिएक्शन है वो ये है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. दैट 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O, ये हमने एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लिए हैं, प्लस लाइट, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, ऑक्सीजन गैस हमारी रिलीज होगी, थोड़ा सा वाटर रिलीज हो गया और हमारा कंपोनेंट क्या बना, एक कार्बोहाइड्रेट C6H12O6. ओके. जिसको हम क्या बोलते हैं, जो फूड प्रिपेयर हुआ है, ग्रीन लीव्स ने बनाया है, इट इज इन द सिंपल शुगर. कौन सी फॉर्म में बना है वो? ग्लूकोज की फॉर्म में. सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. ठीक है. जो फूड है वो कौन सी फॉर्म में बना है? ग्लूकोज की फॉर्म में. अब ये जो ग्लूकोज है ना, लीव्स ने बनाया है, ये फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो प्लांट के हैं वहां पे चला जाएगा. ठीक है. अब जिसकी जिस प्लांट को पार्ट को रिक्वायरमेंट थी वो इसको यूज अप कर लेगा. अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ना वो बच जाएगा. ठीक है. बाय चांस प्लांट को ग्लूकोज की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी तो वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा. स्टार्च में कन्वर्ट करके उसको लीव्स में ही वो स्टोर कर देगा. सो वी कैन से ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू द सेम कैटेगरी ऑफ फूड्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. So, thus the green plants convert sunlight energy
into chemical energy by making carbohydrates. ओके अब क्या हुआ था हमारा फोटोसिंथेसिस में, ये हमने पढ़ लिया है दैट द फूड प्रिपेयर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज विच इज सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू स्टार्च विच इज स्टोर्ड इन लीव्स ऑफ प्लांट. ओके अब हमने देखा था कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो एंटर हुआ था, ठीक है, स्टोमेटा से. वो कैसे एंटर हुआ था? सो हाउ प्लांट्स ऑब्टेन CO2. अब हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन वो उसको गेन कैसे करते हैं? वो उसको गेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा क्या है कि हमारे जो लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स, उनके ऊपर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम होल्स होते हैं वी कैन से, जो कि हमारे स्टोमेटा. ये स्टोमेटा से ही हमारा जो वाटर की इवेपोरेशन होती है फ्रॉम लीव्स, ट्रांसपिरेशन जिसको हम बोलते हैं, वो होता है. इन्हीं से हमारा ऑक्सीजन, जो हमारे लीव्स हैं वो रेस्पायर करते हैं, मींस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो एक्सचेंज करते हैं. कैसे? जो ये स्टोमेटा होते हैं ना, जैसे ये हो गया हमारा स्टोमा, ठीक है, इनके ना साइड पे ये ऐसे सेल्स बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. ओके जब भी हमारा जो फोटोसिंथेसिस का काम चल रहा है उस टाइम पे क्या होगा, पानी ऊपर आया हुआ है ना, ट्रांसपोर्ट होके जालम से, तो ऊपर आया हुआ है, तो जो ये हमारे गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये थोड़े से स्वोलन अप हो जाते हैं, मींस फूल जाते हैं, ठीक है, और जो ये स्टोमा होता है ये ओपन हो जाता है. जब ये ओपन हो जाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अंदर चली जाती है. ओके अंदर चली जाती है, और उस टाइम पे क्या हुआ, फिर अंदर हमारी रिएक्शन होने लगी, तो जो हमारा वाटर था वो यूज अप हो गया रिएक्शन में, तो जो ये गार्ड सेल्स थे ये ऐसे श्रिंक हो गए, और जो हमारा स्टोमा था वो क्लोज हो गया. ठीक है, ये फिर से अंदर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, ये फिर से ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारी ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाएगी. सो दिस इज हाउ प्लांट्स रिस्पायर. यहाँ से ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. ओके अब नेक्स्ट है हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर. जो प्लांट्स हैं वो पानी कैसे लेते हैं? वो कैसे लेते हैं, जो रूट्स होती है ना उनके बहुत फाइन और माइन्यूट रूट हेयर होते हैं. जो वो रूट हेयर होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो नीचे हमारा वाटर होता है उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वहां से रूट्स तक जाता है पानी, और फिर वो रूट्स क्या करती हैं विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस की हेल्प से वो जो वाटर था वो क्या कहाँ जाएगा, जाइलम वेसल्स में, और जाइलम वेसल से वो ऊपर हमारा लीव्स में जाएगा. अब ऑस्मोसिस क्या होता है, हमने देखा है कि जो रूट हेयर है या रूट्स हैं वो ऑस्मोसिस की हेल्प से जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करके जाइलम को भेजते हैं. लेकिन ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस एक सिंपल सा प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से, मीन्स जहाँ पे बहुत सारा पानी है वहां से वो लो कंसंट्रेशन रीजन में जाएगा जहाँ पे कम है, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसको हम बोल देते हैं पानी का कम वाली जगह से, ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह में जाना, हम उसको ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ठीक है. और जो हमारा ट्रीज में या लीव्स, सॉरी प्लांट में जो हमारा वाटर सप्लाई होता है वो होता है विद जाइलम वेसल्स. ठीक है, ये जाइलम वेसल्स जो होती हैं ये पानी को सप्लाई करवाती हैं फ्रॉम रूट्स टू स्टेम. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है? एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है इट डिपेंड्स अपॉन देयर फूड हैबिट्स, के वो कैसी चीजें खाते हैं, और इसी वजह से हम हमारे एनिमल्स को ग्रुप करते हैं इन 3 कैटेगरीज. नंबर 1 इज हर्बीवोर्स, नंबर 2 इज कार्निवोर्स, एंड नंबर 3 इज ऑमनिवोर्स. हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं, ठीक है, लाइक काउ एंड गोट जो वेजिटेरियन होते हैं. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म दैट ओनली ईट्स एनिमल्स, दैट इज लायन, टाइगर. ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को भी ईट कर सकते हैं और एनिमल्स को भी. एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, हम वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं, हम मटन भी खाते हैं, हम चिकन भी खाते हैं, ठीक है, सो वी आर ओमनिवोरस. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल.
सिंपल मीन्स के, बाय सिंपल वी मीन के जो सिंगल सेल्ड है, जैसे वी हैव अमीबा जिनमें एक ही सेल होता है, ठीक है, हम बोलते हैं, हमने पहले देखा है कि वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनमें भी, मीन्स के वो भी खाने को इंजेस्ट करते हैं, प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल आउट करते हैं, लेकिन एक ही सेल है उनमें, वो करते कैसे हैं, अब उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स की हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मींस इनमें एक ही सेल होता है। तो इनमें जो प्रोसेस होता है फूड को ऑब्टेन करने का, हम उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ये प्रोसेस का नेम है। अब इस प्रोसेस में देखते हैं हम होता क्या है। वही हमारे 5 प्रोसेस, इंजेशन खाने को लेना, डाइजेशन उसको डाइजेस्ट करना, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, नंबर 5 इजेशन, ठीक है। अब होता कैसे है, अमीबा इंजेस्ट्स फूड, मींस वो फूड कैसे लेता है, बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है ये देखते हैं। ये हमारा अमीबा था, ठीक है, ये इसने देखा कि ये मेरे पास खाना आ रहा है कोई, तो वो क्या करेगा, वो अपनी बॉडी से एक ऐसी फिगर बना देगा, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं फॉल्स फिगर वी कैन से, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। अपनी एक झूठी सी फिगर वो बना देता है और वो खाने को एनगल्फ कर लेता है अपने अंदर, और जब वो एनगल्फ करता है तो ये वाला जो रीजन होगा ना, ये बन जाएगा वैक्यूल, उसका एक टेम्पररी स्टमक, ठीक है, इसके सराउंडिंग उसने अपनी बॉडी कर ली और अंदर ये बन गया फूड वैक्यूल, इसी में खाने की डाइजेशन होगी, ठीक है। फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल, डाइजेशन तक हो गया, अब हमें करनी है एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये सिंगल सेल्ड है, तो इसमें जो डाइजेशन कहाँ पे होगी, वो कहाँ पे होगी, डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, जो खाना होगा वो सीधा साइटोप्लाज्म में ही डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर बाय चांस उसको कुछ अनवांटेड मटेरियल्स, अनडाइजेस्टेड फूड इजेस्ट करना है, तो वो कहीं से भी अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करेगा और खाने को बाहर निकाल देगा, ठीक है, वो हो जाएगी उसकी इजेशन, ओके। और जब उसने खाना डाइजेस्ट कर लिया, तो उसका जो फूड वैक्यूल था, ये खाना एसिमिलेट हो रहा है ना, तो खाना जब उसने डाइजेस्ट कर लिया साइटोप्लाज्म में, तो जो ये फूड वैक्यूल था ये डिसअपियर हो जाएगा। आप देखो ये इजेशन वाले पोर्शन में यहाँ पे फूड वैक्यूल है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ये उसका टेम्पररी स्टमक होता है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उस पे है हमारा एक, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं, जो वर्क करता है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक हमारी एलिमेंट्री कनाल है विच वर्क्स फ्रॉम आवर माउथ टू एनल एरिया, एंड उसके कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कौन से हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे ग्लैंड्स, पहले एक बार उनको देख लेते हैं। अगर हम माउथ से बात करें, जहाँ से हम खाना लेते हैं, सबसे पहले हमारा माउथ, नेक्स्ट स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टीथ जो है वो हमारा हेल्प करते हैं, टंग हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक, ठीक है, दिस इज आवर स्टमक। उसके बाद वी हैव लीवर, ये रहा हमारा लीवर। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर, उसके बाद पैनक्रियाज, नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड अपेंडिक्स, रेक्टम एंड एनल। ये हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ नहीं एक्चुअली काफी सारे, जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं। अब इन सभी ग्लैंड्स का अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना, चलो इनके बारे में देखते हैं कि ये कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें भी वही 5 स्टेप्स हो गए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, सिंपली खाने को अंदर लेके जाना, और अंदर हम कैसे लेके जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, ठीक है, ये हमारा हो गया इंजेशन।
इंडाइजेशन का इतना सही रोल है। अब नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन, खाने का पचना। अब जो हमारी डाइजेशन है ना वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। कैसे? सबसे पहले तो हमारे यहाँ टीथ, टीथ क्या करते हैं, जो हमारा फूड है उसको स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमारे जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं हमारे माउथ में, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। जो हमारी टंग है वो क्या करती है, उस सलाइवा को जो प्रोड्यूस हुआ है उसको वो फूड के साथ मिक्स कर देती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, हमने देखा था जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, वो एक एंजाइम को सीक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी एमिलेज। सबसे पहले तो हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स ने क्या किया, जो हमारा खाना था उसको स्लाइवा से मिक्सअप कर दिया, उसके बाद एक एंजाइम भी सीक्रेट कर दिया। अब वो एंजाइम का क्या काम है कि एक तो जो हमारा खाना है उसको वो अल्कलीन नेचर देता है, आई एम सॉरी फॉर नॉट मेंशनिंग इट ओवर है, उसको वो अल्कलीन नेचर देता है, और उसके बाद वो क्या करता है, जो भी हमारे खाने में स्टार्च प्रेजेंट है उसको वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम देखें तो हम, अगर हमने कोई प्लांट फूड ईट किया है तो प्लांट्स में हमने देखा कि जो खाना है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टोर होता है, किस बनता ग्लूकोज के फॉर्म में है लेकिन स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो हमारे खाने में ऑब्वियसली जो स्टार्च है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्लेवरी एमिलीज क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर। बस इतना सा काम था हमारे माउथ में। सबसे पहले टीथ कट कर देते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, स्लाइवा प्रोड्यूस कर देंगे, टंग उस स्लाइवा को मिक्सअप कर देगी, फिर स्लेवरी ग्लैंड में से आएगा स्लेवरी एमिलेज। ठीक है, वो क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा, और फिर जो फूड होगा टंग उसको स्वेलो करने में हेल्प करेगी और वो चला जाएगा हमारे इसोफेगस में। मीन्स जो हमारा खाना था वो यहाँ से चला गया यहाँ नीचे इसोफेगस में। अब इसोफेगस का क्या काम है, ये है हमारा इसोफेगस। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम बस यही है कि इसने गले से खाने को स्टमक तक लेके जाना है। और खाना जाता कैसे है, वो ऐसे जाता है कि इस इसोफेगस की जो ये वॉल्स होती है ना, ये इनमें ना मसल्स होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी मसल्स, वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती रहती हैं। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होती हैं उसी की वजह से हमारा जो खाना है वो पुश होता जाता है नीचे को, और उनकी इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारा जो खाना है ना थ्रू आउट हमारी बॉडी, वो इसी मूवमेंट की वजह से आगे आगे पुश होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्टमक, ये जे शेप्ड ऑर्गन, इसके बारे में बात करते हैं। अब स्टमक है, जे शेप्ड ऑर्गन है, इसमें से एक ही जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। लेकिन उस गैस्ट्रिक जूस में ना तीन चीजें होती हैं, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है हमारा एंजाइम जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं, और एक होता है हमारा म्यूकस। ठीक है, अब तीनों का काम, सबसे पहले जो HCl है ये क्या करता है कि जो हमारा खाना आ रहा है, हमने देखा स्लाइवरी एमिलेज उसको अल्कलीन कर देता है, ये उस खाने को थोड़ा सा एसिडिक मीडियम दे देता है। एसिडिक मीडियम क्यों देता है, ताकि उस खाने पे ये पेप्सिन जो है वो एक्ट करे। जो पेप्सिन है वो अल्कलीन खाने पे एक्ट नहीं करता। ठीक है, ताकि पेप्सिन एक्ट करे इसीलिए जो HCl है वो प्रेजेंट होता है। और दूसरी बड़ी बात, वो जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे खाने में, कुछ अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स अंदर चले जाते हैं, उनको भी किल करता है। नेक्स्ट, अब वो क्या कर रहा है, पेप्सिन को तो के लिए तो उसने अपना तो काम कर दिया HCl ने प्रेजेंट होके। ठीक है, अब पेप्सिन क्या काम करेगा, पेप्सिन जितने भी हमारे खाने में प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा म्यूकस। थर्ड, म्यूकस का सिर्फ एक ही काम है कि उसने हमारे स्टमक को इस HCl से बचा के रखना है, ताकि हमारा जो स्टमक है वो इस एसिड से हर्ट ना हो जाए। अब बोलते हो कि हमें एसिडिटी हो गई है, वो एसिडिटी का रीजन यही होता है कि जो HCl इसकी कंसेंट्रेशन काफी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम एंटासिड्स लेते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शंस में भी हमने देखा था। एंटासिड हम कौन सा लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, आई होप आपको स्टमक का क्लियर हो गया हो। स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूस में हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब स्टमक में ना हमारा खाना 2-3 घंटे रहता है।
ठीक है, मीन्स HCl, पेप्सिन और म्यूकस को एक्ट करने के लिए 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है। उसके बाद हमारा खाना जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये बोलने में स्मॉल है लेकिन होती काफी लंबी है, ऑफ फ्यू मीटर्स। ठीक है, ये रही अंदर वाली, जिसको आई एम हाईलाइटिंग। ठीक है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऐसे ऐसे काफी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, जो हमारे खाने की कंप्लीट डाइजेशन है ना, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। अब कैसे होती है? ठीक है, अब हमारे खाने में तो कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मींस हर एक न्यूट्रिएंट का डाइजेस्ट होना जरूरी है, वो इसमें होता है। अब होता क्या है, मींस यहाँ पे काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट जो सीक्रेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से, वो आती हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले तो जो हमारा लीवर है वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है। ठीक है, उसकी सीक्रेशन होगी, और पैनक्रियास से सीक्रेशन। इन दोनों की सीक्रेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। मीन्स ये हमारे लीवर की, ओके, और ये रहा हमारा यहाँ पे पैनक्रियास। ये पैनक्रियास, इन दोनों की जो सीक्रेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। उसके बाद इसके कुछ खुद के भी जूसेस होते हैं जिसको हम इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं। ओके, अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वी हैव लीवर। लीवर जो है वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है। उसको सीक्रेट तो वो करता है, ये तो है नहीं कि सारा टाइम जो है वो बाइल जूस सीक्रेट करता जाएगा, नहीं। उसको सीक्रेट करके ना वो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। ठीक है, और उसको जो बाइल जूस होता है ना, वो हमारा जो खाना है अब स्टमक में से आ रहा है, वो एसिड से रिएक्ट होके आ रहा है, मीन्स वो थोड़ा एसिडिक है। अब उसका जो मीडियम भी चेंज करना है, उसके लिए सबसे पहले जो काम करता है वो लीवर करता है। वो उस खाने की कंसंट्रेशन चेंज कर देता है, उसको वो अल्कलीन बना देता है, ताकि जो बाकी के एंजाइम्स हैं वो उस पर एक्ट कर सके। तो लीवर का क्या काम है? बाइल जूस को करना, सीक्रेट करना, गॉल ब्लैडर में स्टोर करना। ठीक है, और बाइल जूस क्या करता है? अल्कलीन मीडियम जो है वो हमारे खाने को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो भी हमारे खाने में फैट्स होते हैं, फैट्स, अब देखो स्टार्च हो गया, ऊपर हमारा स्टार्च फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारा माउथ में हो गया। उसके बाद हमारे प्रोटीन्स इन स्टमक हो गए। अब नेक्स्ट हमारा कौन से बचे थे? फैट्स। तो सबसे पहले लीवर ने फैट्स को ही पकड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था हमारा? नेक्स्ट था पैनक्रियास वाला। नेक्स्ट था हमारा पैनक्रियास की सीक्रेशंस। पैनक्रियास है तो पैनक्रियास से क्या निकलेगा? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है हमारा पैनक्रियाटिक एमिलेस, उसमें ये एंजाइम होता है। ठीक है, एक निकलेगा ट्रिप्सिन और एक होगा हमारा लिपेस। मींस पैनक्रियास से जो सीक्रेशंस होती हैं पैनक्रियाटिक जूस, उसमें हमें 3 चीजें मिलती हैं: पैनक्रियाटिक एमिलेस, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। सबसे पहले जो एमिलेज है, पैनक्रियाटिक एमिलेज, अगर हम माउथ वाली डाइजेशन का याद करें, वहां पे स्लेवरी एमिलेज था, उसने भी क्या किया था? स्टार्च को ब्रेक डाउन किया था। वैसे ही पैनक्रियाटिक एमिलेज जो होगा वो भी स्टार्च को ही ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, दोनों का सिमिलर हो गया। उसके बाद ट्रिप्सिन। पहले हमने क्या देखा था? स्टमक में वहां पे पेप्सिन था। ठीक है, पेप्सिन, यहाँ पे ट्रिप्सिन। ये इन दोनों का काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, जो रह गए होंगे उनको। उसके बाद आ गया हमारा लिपेस। लाइपेस ने क्या करना है? इसने भी फैट्स को, लीवर ने भी फैट्स को डाइजेस्ट किया था, ब्रेक डाउन किया था उसने। ठीक है, वैसे ही लाइपेस भी फैट्स को ही ब्रेक डाउन करेगा। ओके, अब इन्होंने क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, जैसे पैनक्रियाटिक एमिलेज ने स्टार्च को कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स थे, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन्स को कर दिया, लाइपेस ने फैट्स को कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? इन्होंने सिर्फ तोड़ने का काम कर दिया, अब उनको डाइजेस्ट भी तो करना है। ठीक है, वो डाइजेशन जो होगी वो करेगा इंटेस्टाइनल जूस। उसमें ऐसे हमारे इंजाइम्स होते हैं जो कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। मींस के जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थे, स्टार्च हमने लिया था, उसको वो ग्लूकोज बना देते हैं। मींस कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? ग्लूकोज। हम बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट्स खा लो, वो हमारे इंस्टेंट एनर्जी गिवर्स होते हैं। ठीक है, हमें उनसे क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। जो प्रोटीन्स होंगे वो हमारे अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, और जो फैट्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में।
मीन्स के आफ्टर फाइनल डाइजेशन जो हमारा खाना है उसकी ये फॉर्म हो जाती है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज बन जाते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशंस आई लीवर और पैनक्रियास से। पैनक्रियास और लीवर वाली सिक्रेशंस ने क्या किया, खाने के जो कंपोनेंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, उनको ब्रेक डाउन कर दिया सिर्फ। और जो इंटेस्टाइनल जूसेस आए थे, इंटेस्टाइनल जूसेस ने उनकी कंप्लीट डाइजेशन कर दी, उनको एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब होना क्या है, अब खाना जो है वो डाइजेस्ट तो हो गया, अब उसको बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना है। अब उस एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा कि जो हमारा ये इंटेस्टाइन होता है ना, इसकी वॉल्स में ना ऐसे फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल विली। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में होती हैं हमारी ब्लड कैपिलरीज। जो हमारा खाना होता है डाइजेस्ट हो गया, उससे जो हमारा ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स बने हैं, वो सारे इस विली के थ्रू हमारे ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं। और ब्लड कैपिलरीज से हमारा जो खाना है वो हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वहां पे सेल्स में वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब। ठीक है, नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स के जो डाइजेस्टेड फूड है अब के वो क्या हो रहा है, हमारा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो रहा है, जिस बॉडी पार्ट को जरूरत है वो उसको यूज अप करेगा। कैसे यूज अप करेगा, उसके जो सेल्स हैं वो उसको यूज करेंगे और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे जब हम रेस्पिरेशन करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, जरूरी नहीं है कि जितना हमने खाना खाया वो कुछ सारे का सारा हमारी बॉडी इमीडिएटली उसको जो डाइजेस्ट हुआ है उसको इमीडिएटली यूज अप कर ले। ऐसे तो होता नहीं, एक बार खाना खा के हम 5-6 घंटे भी रह सकते हैं, ठीक है, 10 घंटे भी रह सकते हैं, तो वो इमीडिएटली तो यूज होता नहीं है। जो लेफ्ट ओवर होता है, जो यूज नहीं हुआ, उसको ना बॉडी हमारे लीवर में स्टोर करती है। ठीक है, ये है हमारे लीवर का मेन काम, लीवर में स्टोर करती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब प्लांट्स में भी कार्बोहाइड्रेट वाली फॉर्म में स्टोर होता है, कौन सी फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म में। और ह्यूमंस में कौन सी फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, अब वो भी स्टोर हो गया। अब कुछ ऐसा खाना भी होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, जिसको हमारी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, अब वो खाना कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। डायग्राम कहाँ गया, ये गया। अब यहाँ पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा, ये रहा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये देखने में स्मॉल छोटा है लेकिन इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इसके इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो सरफेस एरिया है वो काफी वाइड है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा नैरो है। ओके, अब वो गया इस लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में भी ना वही विली होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब वो क्या करेंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा इन सॉलिड फॉर्म। ओके, नाउ द वॉल्स कंटेन विली विच एब्जॉर्ब वाटर। ओके, अब हमारा वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड फॉर्म में भी आ गया। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो जाके, दिस इज द पोर्शन जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। इस रेक्टम वाले पोर्शन में, मैं आपको दूसरी फिगर में भी शो कर देती हूँ, दिस इज द रेक्टम। ठीक है, अब वो इस रेक्टम वाले पोर्शन में कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा, एंड आफ्टर दैट इट विल गेट पास थ्रू द एनस, और वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, so this was all about the human digestive system, and in next video we'll be doing the respiration in plants and animals, वो करेंगे। उसके बाद कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, वन बाय वन we'll cover all these, and hope you like the video, and if yes then please do subscribe the channel, and do like, share the video. It would be really very helpful for us. Thank you so much.